गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा बेटा, जो उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि हमने ख़त्म कर लिया बेटा जब अपने यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हमने बातें कर ली अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, और हमने बातें कर ली बेटा जी अबाउट द पाइनल ग्लैंड। हमने पूरे ब्रेन के ग्लैंड्स को ख़त्म कर दिया। हमने उनके फंक्शंस को जाना। पिट्यूटरी ग्लैंड का मेनली काम है बेटा जी यहाँ पे बाकी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, बट कुछ हार्मोन वहाँ से ऐसे आते हैं जो बॉडी के फंक्शंस को और रेगुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बातें की यहाँ पे कि आपका ग्रोथ हार्मोन हमारी हेल्प करता है ग्रोथ में, और उसका अगर हाइपो या हाइपर सिक्रेशन हो जाए देन इट लीड टू द डिजीज और डिसऑर्डर। वो क्या क्या हो सकता है हमने उनकी बातें की। हाइट बढ़ेगी या छोटेगी, वो छोटी हो गया बढ़ेगी, हमने बातें कर ली आप लोगों के साथ में। फिर आपने जाना कि हाइपोथैलेमस एक्चुअली सुपर कमांडेंट है यहाँ पे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है, और उससे दो तरह के हार्मोन आते हैं, या तो रिलीजिंग हार्मोन है या फिर वो इनहिबिटरी हार्मोन है। रिलीजिंग का काम है बेटा जी वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज कराएगा। इनहिबिटरी का काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा ताकि वो अपने हार्मोन्स को सीक्रेट ना कर सके। यहाँ पे ये बातें कर लिया आपने। ये भी जान लिया एंटीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटा जी ये केमिकल कंट्रोल में, यानी कि हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन निकलते हैं दे कंट्रोल ओनली द सीक्रेशन ऑफ द एंटीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पोस्टीरियर लॉब है उसका न्यूरल कंट्रोल है, और एक्चुअली वहां से जो दो हार्मोन आप पढ़ते हो ऑक्सीटोसिन एंड द ADH, ये एक्चुअली सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं हाइपोथैलेमस में, और इन्हें सिक्रीट करने का काम कौन करता है बेटा जी यहाँ पे पोस्टीरियर लोब करती है। ये सब बातें आपने अच्छे से पढ़ ली, और आपने टेस्ट में भी इन बातों को देखा था कि क्वेश्चन किस तरह से इन पे बनते हैं। चलिएगा, पाइनल ग्लैंड को आपने कह दिया बेटा जी कि सर वो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वहां से हार्मोन निकलता है, उसका नाम था मेलेटोनिन, जो कि एक्चुअली यहाँ पे हमारे बॉडी के BMR को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू डे और नाइट। मतलब बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को ये बताता है कि अब दिन है या रात, उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटी को चेंज कीजिएगा, तो उसे वो क्या करता है रेगुलेट करता है, मतलब डाययूरेनल एक्टिविटी को वो रेगुलेट करता है। ये सब बातें आप लोगों ने जान ली थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके बारे में बातें करते हैं। आज हम बातें करेंगे बेटा जी अबाउट द नेक्स्ट ग्लैंड। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम बातें करते हैं बेटा जी अबाउट द थाइमस ग्लैंड। किसकी बातें करते हैं यहाँ पे? थाइमस ग्लैंड की बातें करते हैं। छोटा सा ग्लैंड है, कुछ ज्यादा बातें नहीं है इसके बारे में, छोटी छोटी बातें, बट आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसके बारे में बातें करोगे। आपकी 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में थाइमस ग्लैंड के बारे में बातें नहीं की है, बट जस्ट जान लेते हैं, बाई चांस कोई क्वेश्चन बन जाए तो हम उसे टैकल कर सके। तो देखिएगा बेटा जी, पहला पॉइंट आता है लोकेशन। थाइमस ग्लैंड बैठा कहां है? तो ये तो हमने कह दिया चेस्ट रीजन में होता है, बट चेस्ट में कहां पे होता है ये? तो आपको बता दो बेटा जी, यहां पे जो हमारी बोन होती है उस बोन का नाम होता है स्टर्नम बोन। ये हमारी जो बीच में ये साइड में तो रिब्स है, रिब्स को यहाँ अटैच करने के लिए बोन होती है, उसका नाम होता है स्टर्नम बोन। ये स्टर्नम बोन के नीचे बैठा है, और जो हार्ट के ऊपर अरोटा निकल रही है ये अरोटा के ऊपर बैठा है। तो मैं कहूंगी इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टर्नम एंड अरोटा। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टर्नम एंड अरोटा। हार्ट से ऊपर है और स्टर्नम बोन से नीचे है। ये है बेटा जिसकी लोकेशन। तो लिख लीजिएगा बेटा जी, इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टर्नम एंड अबाउ द अरोटा, दैट इज बिटवीन द अरोटा एंड स्टर्नम बोन। लिख लो आप लोग लोकेशन। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। सर ये थाइमस ग्लैंड का साइज की बातें क्या है? तो इसके साइज की क्या बातें हैं? जब एक बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है इसका साइज भी बढ़ना शुरू होता है, बट इट ग्रो मैक्सिमम इन द साइज अप टू द प्यूबर्टी। ग्रो मैक्सिमम इन साइज अप टू द प्यूबर्टी, देन इट्स साइज स्टार्ट डिक्रीजिंग। इसका साइज क्या होगा? पर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और विद द ओल्ड एज ये खत्म ही हो जाएगा। उससे क्या अफेक्ट आएगा बॉडी में उसको जरा समझना है। तो मैं लिखूं बेटा जिसके बारे में यहां पे, साइज ग्रो विद द एज टिल प्यूबर्टी, और आप कह सकते हो टिल द एज ऑफ 25। मैक्सिमम है 25 ईयर की एज तक वो बढ़ता है साइज में। देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, फिर उसका साइज क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे सर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? मैं कहूंगा वो हम फंक्शन में जब बात करेंगे तो इसके साथ बात करेंगे कि इसका क्या होने वाला है यहाँ पे। अब हम बातें करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, क्या करता है ये? तो मैं कहूंगा इट सिक्रीट ए हार्मोन
known as thymosin. It secretes a hormone known as thymosin that help in डेवलपमेंट, और अच्छा वर्ड यूज कीजिएगा बेटा जी यहां पे, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। कुछ याद आया इससे वर्ड बेटा जी यहां पे? अगर आपको याद हो, लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के लिए वर्ड आता है बेटा जी ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट आपने कैसे 5 तरह की होती है, या तो वो बेसोफिल है, वो इसेनोफिल है, या वो न्यूट्रोफिल है, या वो मोनोसाइट है, या फिर एक नाम रखा था आपने लिम्फोसाइट। तो मैंने बात की लिम्फोसाइट की, और लिम्फोसाइट जो होती है वो फर्दर 2 टाइप की होती है। आप नाम बोलते बेटा जी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट वो होती है जो बनती है बोन मैरो में, और मैच्योर भी कहां होती है? बोन मैरो में होती है। तो बोन मैरो से वर्ड बन गया बी लिम्फोसाइट। बट वैसे उसका नाम बोन मैरो के नाम पे उसका बी नहीं रखा, उसका रीजन कुछ अलग था। चलो हम उस टॉपिक के अंदर नहीं घुसते, अपने काम की बात पे आते हैं। यहाँ पे यहां वर्ड बोला बेटा मैंने टी लिम्फोसाइट, बिकॉज दीज आर द लिम्फोसाइट दैट गेट बोन विद इन द बोन मैरो बट गेट मैच्योर। ये मैच्योर होने का जो काम होगा बेटा जी, वो कहां पे होगा? यहाँ पे थाइमस ग्लैंड में होगा। तो इनको मैच्योरेशन करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, इनको एक स्पेसिफिक हार्मोन है जो इनके मैच्योरेशन को रेगुलेट करता है। वो हार्मोन कौन सा बच्चा? यहाँ पे थाइमोसिन है। तो आपको ये पता है आगे जाके कि सर इसका मतलब टी लिम्फोसाइट हमारी फर्दर टाइप की होती है, टीसी सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी सप्रेस, और एक होती है बेटा जी टी मेमोरी सेल। ये बात यहां लिखनी नहीं है, आप लोगों को समझने की बात करनी है यहाँ पे। ये बात मैंने क्यों बोली है, हमारे काम की चीज नहीं है बेटा जी। यहाँ पे मैं बात करूंगी जो भी डिफरेंट टाइप के लिम्फोसाइट है, जो हमने टी लिम्फोसाइट बोली हैं, ये सब की सब मैच्योर कहां पे होती है? हमारी थाइमस ग्लैंड में होती है। और इनको मैच्योर करने में हेल्प कौन करता है? हमारा थाइमोसिन करता है। तो इसका मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्यूबर्टी तक, तो एक डेवलपिंग जो भी यहाँ पे न्यूबॉर्न है डेवलपिंग, उसकी बेटा जी इम्यूनिटी पावर भी क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज होगी। बट कब तक बेटा जी? यहाँ पे प्यूबर्टी तक, एट द एज ऑफ 20 to 25 तक बेटा जी वो यहाँ पे अपना मैक्सिमम अपनी इम्यूनिटी पावर पे पहुंच जाएगा। फिर जैसे जैसे उसकी एज आगे बढ़ेगी, उसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स का अगर मैच्योरेशन डिक्रीज होगा, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि सर उसकी इम्यूनिटी पावर भी धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जैसे जैसे वो ओल्ड एज में पहुंचेगा, तो आपको पता होगा इस बातों के। अभी आजकल आप देख रहे हो कोरोना वायरस के लिए कि ओल्ड एज वालों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं यहाँ पे, और ना ही छोटे बच्चों को, क्योंकि उन दोनों के अंदर बेटा जी यहाँ पे आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो डिक्रीज रहती है, हाईली डेवलप नहीं होती। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, अब अगर थाइमस ग्लैंड बेटा जी वहां पे आपका साइज में डिक्रीज हो जाएगा, तो अगर थाइमोसिन का सीक्रेशन भी कम हो जाएगा बॉडी में यहाँ पे, तो इम्यूनिटी पावर भी क्या होगी बेटा जी यहाँ पे? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। मतलब द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन क्या होगी बच्चा? यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इम्यूनिटी को बेटा जी विद द एज अगर अफेक्ट करता है कोई, तो कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे थाइमस ग्लैंड करता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। इतना सा इसका फंक्शन है बेटा जी। टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है? यहाँ पे मैच्योर करने में हेल्प करवाता है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं टी साइट्स की जो मैच्योरेशन साइट है वो कौन है बेटा? यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है। इट्स ऑल अबाउट ए स्मॉल ग्लैंड दैट इज थाइमस ग्लैंड, जो हमारी चेस्ट में बैठा हुआ है बिटवीन द स्टर्नम एंड अरोटा। चलिएगा खत्म बेटा जी, हमने 4th ग्लैंड खत्म किया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक क्या है बेटा जब का? यहाँ पे हम अपना 5th ग्लैंड पढ़ते हैं। ग्लैंड का नाम है बेटा जी यहाँ पे पेंक्रियाज। आई थिंक आपको याद होगा पेंक्रियाज को आपने बेटा जी पढ़ा था एज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। आपने जब डाइजेशन टॉपिक पढ़ा तो वहां भी आपने पेंक्रियाज को पढ़ा था बच्चा एज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो वहां पे आपने बातें की थी पेंक्रियाज से पेंक्रेटिक जूस आता है, जहां पे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स है जो प्रोटीन के डाइजेशन में वहां पे हेल्प करते हैं। इवन पेंक्रेटिक लाइपेज आता है जो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। हमने डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की बात की दैट आर रिलीज फ्रॉम द पेंक्रियाज। वहां पे मैंने आपको न्यूट्रिशन वाले अंदर भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स की बातें की थी बेटा जी, आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, जो कि नाम रखा गया था द बेसिस ऑफ द डिस्कवरर नेम। जिस साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया उसके बिहाफ पे उनका नाम रखा था, नाम क्या था बेटा जी? आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस।
आपने शुरुआत में जब टॉपिक में टाइप ऑफ ग्लैंड पढ़े तो वहां भी आपने कहा था पेंक्रियाज इज ए हिट्रोक्राइन ग्लैंड। ये कैसा ग्लैंड है बेटा जी यहाँ पे, इट इज ए हिट्रोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये अपना सीक्रेशन ब्लड में डालता है बट पेंक्रियाटिक जूस को यानी कि एंजाइम्स को सीक्रेट करता है विद द डक्ट। तो मैं कहूंगा कैसा ग्लैंड है बच्चा यहाँ पे, इट इज द हिट्रोक्राइन ग्लैंड। पहला पॉइंट। बट हम यहाँ पे जो इसका हिट्रोक्राइन वाले पार्ट की बात है, हम इसका यहाँ पे एक्सोक्राइन वाले पार्ट की कोई बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे किस स्ट्रक्चर को समझेंगे बेटा जी, यहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट जो हम इसका हम उसकी बातें करेंगे यहाँ पे। तो हम बातें कर देते हैं यहाँ पे पेंक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन पार्ट की हम बातें करें। एक्सोर का हमें मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करेगा बेटा जी यहाँ पे, एंडोक्राइन पार्ट। हम उसकी बातें करते हैं, तो उसकी बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे। सबसे पहले हम इसकी बातें करें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट विद इन pancreas that are endocrine in nature, that are endocrine in nature। इस वर्ड का क्या मतलब है, मतलब ये वो पार्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बेटा जी, वो पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज है जहां पे बेटा जी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, और वो हार्मोन्स कहां सीक्रेट होते हैं बेटा जी, विद इन द ब्लड में उन्हें सीक्रेट किया जाता है। तो मैं कहूंगा एंडोक्राइन जो पार्ट है वो कौन है बच्चा यहाँ पे, आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें हम टाइप ऑफ सेल्स की बातें करते हैं और उनके फंक्शन को जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा पहला बेटा जी सेल, उसका नाम होता है अल्फा सेल। ये जो एक ग्रुप ऑफ द सेल्स है उसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स है। तो मैं सबसे पहले टाइप की जो सेल आती है उसका नाम क्या है बच्चा यहाँ पे, अल्फा सेल। इट सिक्रीट ग्लूकागॉन हार्मोन। क्या निकाला बेटा जिसने यहाँ पे, ग्लूकागॉन हार्मोन को निकाला, ठीक है। दूसरी जो सेल है बेटा जी उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे बीटा सेल। और बीटा सेल ने बेटा जी इट सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। यहां से क्या निकला बेटा जी, इंसुलिन। तो पहले हम इन दोनों के फंक्शन को समझते हैं। तो मैं पहला वर्ड बोलूंगा बेटा जी, these hormone are antagonistic in action। ये बातें कल मैंने आपको मेलेटोनिन के केस में भी कहा था कि मेलेटोनिन जो वो एंटागोनिस्टिक टू द एमएसएच है। मतलब एमएसएच जो था बेटा जी वो मेलेनिन पिगमेंट को बना के स्किन को टैनिंग करवा के काला करवाने का काम करता है, जबकि मेलेटोनिन फेयर करने का काम करता है। वो एमएसएच के एक्शन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। पढ़ा था कल ये वर्ड। वैसे मैंने बोला ये जो दोनों जनाब है दोनों का काम भी बेटा जी एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट टू द ईच अदर है। एक अगर कोई काम करेगा उससे जस्ट अपोजिट काम को कौन करेगा, यहाँ पे ग्लूकागन करेगा। तो दोनों का सीक्रेशन अलग अलग स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। अब वो स्टिमुलस क्या क्या फंक्शन है उसको जरा हम समझ के देखते हैं। यहां तक बात सही है, पर आप इस बात को दोनों का एक्शन कैसा है यहाँ पे एंटागोनिस्ट में, एक का एक्शन बताऊंगा दूसरे का जस्ट उससे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपका अपोजिट हो जाएगा। तो शुरू करें टॉपिक को, यहाँ पे चलिएगा बेटा। यहां साइड में बातें कर लेते हैं बेटा जी। यहाँ पे आपने कह दिया सर दो तरह की यहां बातें हैं। पहली जो हार्मोन आया उसका नाम है यहाँ पे इंसुलिन, तो हम इसके बारे में बातें करते हैं। दूसरा जो हार्मोन आया उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे ग्लूकागॉन। तो पहले बात आप डिफरेंस के तौर पे जान सकते हो, ये निकालने वाले जिस सेल से निकला उस सेल का नाम क्या था बेटा जी, बीटा सेल। और इसको सीक्रेट करने वाले सेल का नाम क्या था बच्चा, अल्फा सेल। पहला पॉइंट क्लियर है। अब जरा अगले वर्ड पे आ जाते हैं बेटा जी। ये क्या करता है,
जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो इस हार्मोन का सिक्रेशन बेटा जी इंक्रीज होगा। ये क्या करेगा बेटा जी, यहां पे इट कन्वर्ट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। जरा वर्ड को समझो, जो भी हमारे ब्लड में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, मतलब जितना उसका लेवल होना चाहिए 120 mg पर 100 ml ऑफ द ब्लड में होना चाहिए, उससे ज्यादा क्या होता है उसका लेवल अगर हो जाएगा तो ये उस एक्सेस को बेटा जी क्या करेगा, यहां पे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। बट कहां कन्वर्ट करेगा, तो मैं कहूंगा इन लीवर, मसल और एडिपोज टिश्यू, ये वहां पे उसे जमा करवाएगा। समझिएगा बात को दोबारा से, ये क्या करता है, जो एक्सेस ऑफ ब्लड में ग्लूकोज बैठा है उस ग्लूकोज को पिक करवाएगा और लीवर के अंदर या फिर मसल के अंदर या फिर एडिपोज टिश्यू के अंदर बेटा जी उस एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करा देगा। किसकी फॉर्म में बेटा, यहां पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब जरा सोचिएगा, वो ग्लाइकोजन जमा हो जाएगा तो मैं कहूंगा एक्सेस ऑफ ग्लूकोज अगर इसमें जमा होगा तो धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा बेटा जी, यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है, इट हेल्प इन लोअरिंग द ग्लूकोज लेवल विद इन द ब्लड। पर जैसे वो ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा इसका सिक्रेशन बंद हो जाएगा। याद रखना, फीडबैक रेगुलेशन है। कैसे रेगुलेशन है बेटा, यहां पे फीडबैक रेगुलेशन है। इसने एक्सेस को किया, जैसे ही यहां पे ब्लड का अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, ऑप्टिमम लेवल पे आ गया, इसका सिक्रेशन क्या हो जाता है बेटा जी, इनहिबिट हो जाता है। तो इसका रेगुलेशन कैसा है, यहां पे फीडबैक रेगुलेशन। ओके, और क्या करता है यहां पे, सर ये ग्लूकोज के लेवल को और कैसे कम कर सकता है? इसका पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था बेटा जी, यहां पे इट इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज by liver, muscle and adipose cell। सोचो जरा, यहां पे हमारी जो बॉडी की सेल है, सोचो उसमें ब्लड बेटा जी सर्कुलेट करने, ब्लड के अंदर बेटा जी आपके यहां पे ग्लूकोज सर्कुलेट करने लग रहा है, तो ये क्या करता है, उस ग्लूकोज की अपटेक को बढ़वा देता है। और अगर ग्लूकोज का अपटेक सेल में बढ़ जाएगा, सेल जो है वो ब्लड से ग्लूकोज मैक्सिमम अमाउंट में अगर वो इनटेक करने लग जाएगा, तो भैया जी जब ग्लूकोज को अपटेक हो जाएगा ब्लड से यहां पे, तो धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा बेटा जी, डिक्रीज हो, क्योंकि उसका अपटेक सेल ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सेल के अंदर जाएगा, सेल में बेटा जी ग्लाइकोलाइसिस वगैरह चलेगी, तो सेल उसको यूज करके क्या करेगा, यहां पे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बेटा जी। तो मैं कहूंगा इस प्रकार से सेल के अंदर जो अपटेक पावर है फॉर द ग्लूकोज, वो भी क्या कर दिया इसने बेटा जी, यहां पे इंक्रीज कर दी। ये वर्ड भी क्लियर है, इसने क्या किया बेटा जी, यहां पे ग्लूकोज का अपटेक को क्या किया इसने, यहां पे इंक्रीज कर दिया। ठीक बात है यहां पे। ओके, एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का बनना फ्रॉम द अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। जैसे कि हमारी बॉडी में फैट का ब्रेकडाउन होता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऐसे प्रोटीन जब टूटती है तो उनका जो एंड प्रोडक्ट बनता है उससे भी ग्लूकोज बॉडी बनाती है, और उस प्रोसेस का नाम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब एक नए ग्लूकोज का बनाना फ्रॉम ए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ये बातें मैंने आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, विद इन द लीवर फंक्शन। तो चलिए दोबारा बातें कर लेते हैं। तो मैं ये क्या करेगा, सोचो अब अगर बॉडी में ग्लूकोज का सिंथेसिस बढ़ जाएगा तो उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका काम क्या होगा, इट इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये उस प्रोसेस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो मैं बोलूंगा बेटा जी, इट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो जाएगा तो नया ग्लूकोज बनना बंद हो जाएगा, जो ऑलरेडी है वो या तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है या फिर बेटा जी यहां पे उसका अपटेक बढ़ रहा है। तो इन दैट कंडीशन में ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, यहां पे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक बात है। अब कोई पूछे आपसे, सर ग्लूकागन क्या करेगा, तो मैंने एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं बात को यहां पे, इट इज एंटागोनिस्टिक इन द एक्शन टू द इंसुलिन। तो आप क्या बोलोगे, इसका काम क्या है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना किसमें बेटा जी, ग्लूकोज में, इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्लूकोज विद इन द ब्लड। तो कोई पूछे आपसे विच हार्मोन हेल्प इन लोअरिंग द ग्लूकोज लेवल विद इन द ब्लड, तो क्या बोलोगे, इंसुलिन। विच हार्मोन हेल्प इन इंक्रीजिंग द ग्लूकोज लेवल, तो वो कौन है बेटा जी, यहां पे ग्लूकागन। तो आप जस्ट इनसे अपोजिट लिख लो, वहां पे क्या लिखोगे बेटा जी, सर उल्टा काम होगा, तो इसका मतलब क्या है,
जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ा जाएगा बेटा जी यहां पे ग्लूकोज की फॉर्म में बाय दिस पर्टिकुलर हार्मोन। सर वो सेल के अपटेक को डिक्रीज कर देगा। अब अगर सेल का अपटेक ही डिक्रीज हो गया तो सर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक बात है सर, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है, ये इनहिबिट करता है और ये स्टिमुलेट करता है। तो हमारी बॉडी का फैट जो है वो टूटेगा, हमारा बेटा जी जो यहाँ पे प्रोटीन है वो टूटेगा और वो क्या बनाएगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, दैट इज वो ग्लूकोज बनाएगा। तो मैं कहूंगा इस तरह के प्रोसेस से जस्ट अपोजिट काम करता है। कौन यहाँ पे आपका ग्लूकागन। तो आप कह सकते हो इट डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, दे बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन द एक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मुझे वहां लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उससे क्या कर लो बेटा जी यहाँ पे अपोजिट लिख लो, जस्ट वो बन जाएगा ग्लूकागन। दोनों हार्मोन समझ में आए। दोनों हार्मोन का जो एक्शन है वो कैसा है बेटा जी यहाँ पे आपका फीडबैक रेगुलेटेड है, दोनों यहाँ पर एंटागोनिस्टिक इन द एक्शन। चलिएगा ये बातें खत्म होती हैं यहाँ पे। अब आती है सर क्या ये दो ही हार्मोन हैं जो सीक्रेट होते हैं फ्रॉम दी पेंक्रियास। तो मैं कहूंगा नहीं बेटा, पेंक्रियास से और भी दो हार्मोन है जो निकलने वाले हैं, वो क्या क्या है जरा उनको समझते हैं। तो हमने दो तो बात कर ली बेटा जी यहाँ पे, अब हम बातें करते हैं थर्ड यहाँ पे। तो थर्ड यहाँ पे जो सेल है उनका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे डेल्टा सेल। ये तो हमने बेटा अल्फा बीटा सेल्स की बातें की। अब थर्ड सेल जो आगे उसका नाम क्या है यहाँ पे डेल्टा सेल, और इनसे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है बेटा जी सोमेटोस्टेटिन। कल ही बताया बेटा मैंने आप लोगों को, जो लेक्चर अपलोड किया था कल, उसमें आपने पढ़ा होगा सोमेटोस्टेटिन। सर इट इज द इनहिबिटरी हार्मोन, ये ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन का नाम क्या था, सोमेटोस्टेटिन था। और यहां भी मैंने वर्ड लिखा है बेटा सोमेटोस्टेटिन, बिकॉज इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर लाइक द सोमेटोस्टेटिन हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये उसका जैसा ये स्ट्रक्चर में, मेरे वर्ड को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। वो जो ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटर हाइपोथैलेमस से निकला उसका नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे आपका सोमेटोस्टेटिन। ये भी स्ट्रक्चर में उससे सिमिलर है। किससे सिमिलर है बेटा जी यहाँ पे, उसी हार्मोन को जैसा है, जैसा बेटा जी हमारे यहाँ पे हाइपोथैलेमस से निकलता है। बट इस हार्मोन की, ये देखो एक तो मैंने एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कहा उसके जैसा सिमिलर है, मैंने आइडेंटिकल वर्ड नहीं बोला, सिमिलर इन द स्ट्रक्चर है वर्ड मैंने बोला। इसका जो टारगेट साइट है वो अलग है, इसका जो टारगेट साइट है वो अलग है। मचका क्या इस बात का यहाँ पे, उसका काम था ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन, उसका काम था यहाँ पे हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को क्या करवाना, बंद करवाना। उसका टारगेट कौन था वहां पे, पिट्यूटरी ग्लैंड का टारगेट था। इसका टारगेट कौन है बेटा जी यहाँ पे, इसका टारगेट है बेटा जी यहाँ पे इनहिबिट अल्फा एंड बीटा सेल to release glucagon and insulin। समझो पॉइंट को बेटा। इनहिबिट ये करता है, वो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो ग्रोथ हार्मोन ना निकाले। इस भाई साहब का काम है यहाँ पे कि अल्फा और बीटा सेल के रिलीज को इनहिबिट करता है ताकि वो ग्लूकागन को किसको ना निकाले बेटा जी यहाँ पे आपके इंसुलिन को ना निकाले। तो दैट्स द डिफरेंस। ये भैया जी कैसे काम करता है यहाँ पे, ठीक बात है। ओके, फोर्थ जो आता है उसका नाम क्या है बेटा, जिसको हम बोलते हैं पीपी सेल। इस वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी, पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, ये इसका पूरा नाम है। या हम इस सेल्स को बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे एफ सेल। ये चौथे टाइप की सेल है बेटा जी, यहां से निकालती हैं जिस हार्मोन को, उसको हम बोलते हैं बेटा जी पीपी हार्मोन। मतलब वही सेम बात बेटा जी यहाँ पे, इट्स सीक्रेट पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। ये क्या रिलीज करती है, पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करती है। और ये क्या करता है बेटा जी यहाँ पे, इनहिबिट एक्सोक्राइन part of pancreas to release pancreatic जूस। भाई हमारा जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है जहां से पैंक्रिएटिक जूस निकल रहा है, जहां से डाइजेस्टिव एंजाइम निकल रहे हैं,
अब जब भैया जी आपने खाना ही नहीं खाया तो अभी जब डाइजेशन होना ही नहीं तो कोई तो होगा जो उस पार्ट की एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर रहा है। तो उस पार्ट को रेगुलेट एक्टिविटी करने वाला कौन है बेटा जी? पीपी हार्मोन है, जो किससे निकाला बेटा जी? पीपी सेल से निकाला। इसका काम है यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट को रेगुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जो कि एंडोक्राइन सेल है जो अपने ब्लड में सिक्रेशन को डालती है बेटा जी यहाँ पे, और ये जो सेल है बेटा जी यहाँ पे आपकी, ये सब बैठी होती है विद इन द आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियास। हमने उसके बारे में बातें की, हमने उनके फंक्शंस को यहाँ पे जाना। अब पॉइंट आता है सर, अगर यहाँ पे कोई डिसऑर्डर हो सकता है क्या? तो मैं कहूंगा यस बेटा जी। आपने लास्ट लेक्चर में बातें की थी डायबिटीज मेलाइटस, सॉरी डायबिटीज इंसिपिडस। आज हम बातें करेंगे डायबिटीज मेलाइटस। तो आप एक डिसऑर्डर लिखो बेटा जी यहां पे, डायबिटीज मेलाइटस। कैसे हो सकता है यहां? तो आप बोलोगे बेटा जी इट ओकर ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। समझो बात को जरा, लाइन में खत्म हो जाता है यहां पे। अगर भाई इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा तो ब्लड के अंदर जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है बेटा जी, उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब अगर वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगी तो मतलब ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा सर? जब हमारा ब्लड जो है, जो हमारा जाएगा किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए, तो वहां पे सर जो पीसीटी पार्ट है वो ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करता है। बट अगर यूरिन में फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होगा ग्लूकोज को, तो इतने ग्लूकोज को वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर वो वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज है बेटा जी, वो यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने कहा बेटा जी वहां पे जो यूरिन होता है वो भी मीठा होगा, वो भी टेस्ट में कैसा होगा? मीठा होगा, बिकॉज उसमें शुगर आने लग रहा है, उसमें ग्लूकोज आने लग रहा है। तो मैं कहूंगा इसलिए हमने बीमारी का नाम रखा है यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस। और मेलाइटस वर्ड का मतलब क्या होता है? स्वीट, मीठा। तो हमने कहा जिस कंडीशन में यूरिन मीठा हो गया, हमने कहा उसका नाम क्या है यहाँ पे? डायबिटीज मेलाइटस। कल मैंने नाम लिखा था डायबिटीज इंसिपिडस। वहां यूरिन तो बहुत ज्यादा बनेगा बट वहां पे यूरिन मीठा नहीं है, बिकॉज वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज की वजह से नहीं हो रहा है। वहां क्या हो रहा था बेटा जी? एडीएच नहीं था, तो एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, तो पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो यूरिन वहां भी ज्यादा बन रहा था। दोनों का सिम्टम सेम है बेटा जी, पॉली यूरिन फॉर्मेशन होगी, एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, बट कंडीशन अलग अलग। एक का यूरिन में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बैठा है, एक में नहीं बैठा है। तो मैं याद रखना बेटा जी यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस इज ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन and the urine becomes sweet and the level of the glucose within the blood get increased। तो अब सिंपल सी एक लाइन को लिख लो बेटा जी यहाँ पे, and blood sugar increase in level। ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली यूरिन में भी भैया जी आना शुरू हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट डायबिटीज मेलाइटस दैट ओकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी और द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन। ठीक बात है, चलिएगा। इसी के साथ बेटा जी हमारा पेंक्रियाज भी खत्म होता है। पेंक्रियाज भी बेटा जी हमारा खत्म होता है। एक टॉपिक और पढ़ा दे, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट नॉट ए प्रॉब्लम। मुझे लगता है आप लोग अभी थोड़ा समझ पा रहे होंगे। हमारे पास लिमिटेड डेज बच्चे और अभी हमें प्लांट भी शुरू करना है, तो बोर नहीं होना है बेटा जी, आप लोगों को पढ़ते रहना है। एंड देखो ऐसा भी नहीं कि अब हम काम कम कर रहे हैं, हम डेली के 2-2 लेक्चर आपको अपलोड करें, बट देन आफ्टर भी सिलेबस बहुत बड़ा है। ये बातें मैं बार बार से बोलता आ रहा हूँ, आपने बहुत कुछ पढ़ना है इस बार। और अभी तो सिर्फ हम ह्यूमन के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे चल रहे हैं बेटा, जब इसके बाद तो आना बाकी है प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा आपको बेटा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े लेक्चर की लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को, तो खत्म करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, थोड़ा एनर्जेटिक होके बैठो, कर सकते हो आप लोग। चलिएगा हम अगले ग्लैंड को पढ़ते हैं। उस ग्लैंड का नाम है बेटा जी यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। अपने कितने ग्लैंड हो गए बेटा जी? यहाँ पे 4 हो चुके, 4 5 हो चुके। अब छठे ग्लैंड पे आते हैं। भाई अपना हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, अपना हो गया पाइनल ग्लैंड, अपना हो गया थाइमस ग्लैंड और अपना हो गया बेटा पेंक्रियास ग्लैंड। तो 5 ग्लैंड हो चुके हैं। छठा ग्लैंड हम जो पढ़ रहे हैं बेटा 6th जो ग्लैंड, उसका नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड। सबसे पहला वर्ड आता है सर इसकी लोकेशन कहाँ है?
ये बैठा कहाँ है? तो मैं कहूंगा बेटा इट इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट ऑन द थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स। यहां आपने पढ़ाया था मैंने बेटा जी, हमारा जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द विंड पाइप होता है, विंड पाइप का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, जिसमें बेटा जी साउंड बॉक्स बैठा होता है, जहां पे आपकी साउंड प्रोडक्शन भी होता है। और आपने कहा था सर यहीं पे ही जो सबसे बड़ी कार्टिलेज बैठी है उसका नाम होता है थायराइड कार्टिलेज। यहाँ पे जो सबसे बड़ी कार्टिलेज बैठी है उसका नाम क्या है बेटा? यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज के ऊपर जो ग्लैंड बैठा है उसका नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड। अब एक वर्ड याद रखना, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैं लिखूंगा बेटा जी, इट इज प्रेजेंट ऑन थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। तो थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स पे क्या है बेटा जी? यहां पे सिचुएटेड है, पहला पॉइंट। अगला मैंने लिखा है बेटा जी, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब बातें करते हैं सर उसका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कहेंगे हम, स्पेसिफिक क्या बातें, कुछ स्पेसिफिक उसका स्ट्रक्चर होता हो तो उसके स्ट्रक्चर की बातें करते हैं। इट इज बाइलोब्ड, एंड एच शेप स्ट्रक्चर। जरा समझिएगा, यहां पे जो हमारी थायराइड कार्टिलेज उसके ऊपर कैसा बैठा है, इस तरह का है। ये बाइलोब है, एक लोब यहां बैठे तो एक लोब यहां बैठे, दोनों लोब आपस में अटैच है विद दिस स्ट्रक्चर। इट इज नोन एज इस्थमस। तो क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए बेटा जी, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा जी आपके कमिंग एनटीएससी टेस्ट के लिए कि द बोथ लोब ऑफ द पिट्यूटरी, बोथ लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर अटैच विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर नोन एज। तो उसका नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे थाइमस इज ए डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जो दोनों को आपस में क्या करते हैं? यहाँ पे अटैच करते हैं। ये एक छोटा सा प्रोजेक्शन है जो दोनों को आपस में अटैच करता है। ठीक बात है यहाँ पे। अच्छा, कुछ बुक्स लिखती हैं इट इज एच शेप, दिखाई दे रहा होगा ये आपके अल्फाबेट एच के जैसे। कुछ ये भी लिखती है इट इज बटरफ्लाई शेप, कि ये बीच में छोटा सा पार्ट है और ये दोनों साइड उसके विंग्स है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज बटरफ्लाई शेप। तो आप बेटा जी दोनों नाम लिख लेना, यहाँ पे एच शेप भी बोल देना, साथ में इसे बटरफ्लाई भी बोल देना। तो जो भी ऑप्शन में हो दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो उनके साथ आप चले जाना बेटा जी, आइदर एच शेप और आइदर बटरफ्लाई शेप इसे बोल सकते हो आप यहाँ पे। और कनेक्ट किसके थ्रू? थ्रू द इस्थमस से आपस में कनेक्ट है बेटा जी। अब पॉइंट आता है सर इसका स्ट्रक्चर अंदर से ही कैसा है? तो मैं कहूंगा यस, इसके अंदर क्या है बेटा जी? ऐसे क्लस्टर ऑफ द सेल्स है, ऐसे गुच्छा बना हुआ सेल्स का बेटा जी। हमने देखा ऐसे इसके अंदर गुच्छा बना हुआ सेल्स का बेटा जी। और ये जो गुच्छा है, ये जो क्लस्टरिंग ऑफ सेल है बेटा जी, इस क्लस्टरिंग का नाम होता है फॉलिकल। ऐसे मैंने बना दिए इसमें, तो समझना बेटा जी, ऐसे बात कर रहा हूं। वर्षा बेटा क्या लिखा मैंने नाम यहाँ पे? फॉलिकल। तन में फॉलिकल क्या है? द क्लस्टर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट विद इन द थायराइड ग्लैंड। उन्होंने क्या बना रखा है बेटा जी? यहाँ पे क्लस्टरिंग बना रखी है, उन्होंने गुच्छा बना रखा है, उस गुच्छे का नाम क्या है? यहाँ पे फॉलिकल। हमने क्या किया, इस फॉलिकल को बाहर निकाला और इसको हमने स्टडी किया फॉलिकल कैसे। तो हम एक फॉलिकल को पढ़ते हैं, तो हमने क्या देखा, ये भाई फॉलिकुलर, अगर ये सेल है फॉलिकल, ये फॉलिकल है, तो हमने देखा यहां पे स्पेसिफिक टाइप की सेल्स बैठी है। और आपको पता है ग्लैंड अगर है तो ग्लैंड कौन से टिश्यू से बना होता है बेटा जी? एपिथेलियल टिश्यू से। कौन से टिश्यू से बना है मेरे बेटा? एपिथेलियल टिश्यू से। तो आपने कहा सर हमने जब इस ग्लैंड को पढ़ा तो हमने देखा ये जो फॉलिकुलर सेल हैं, ये जो इस फॉलिकल में सेल हैं, ये एपिथेलियल सेल है। तो हमने ऐसे बना दिया स्ट्रक्चर बेटा। तो हमने कहा यहां पे जो है इट इज कोबोइडल एपिथेलियल। यहां पे जो सेल बैठी है वो कौन सी बेटा? जहां पे कुबोडियल एपिथेलियल सेल है, एंड दीज आर द ग्लैंडुलर सेल।
बेटा ये सेल भी कैसी है यहाँ पे, दीज आर द ग्लैंडुलर सेल, और शेप में कैसे यहाँ पे कुबोडियल है, तो हमने बोला दीज आर द कुबोडियल सेल। ठीक बात है। यहां पे हमने देखा है बेटा जी ऐसे लिक्विड भरा हुआ होता है, हम उस लिक्विड को बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे स्टोरमा। मतलब द फोलिकल आर फिल्ड विद द स्टोरमा फ्लूइड। ये फोलिकल जो है वो फिल्ड है किसमें बेटा जी यहाँ पे, स्टोरमा में। तो आप ये कह सकते हो सर ये आपने जो डायग्राम बनाया है ये किसका डायग्राम बनाया है, आपने फोलिकल का बनाया है, जिसमें बाहर फोलिकुलर सेल है जो कि कुबोडियल एपिथेलियल है, और उनके बीच में क्या है बेटा यहाँ पे स्टोरमा भरा हुआ है। ठीक बात है यहाँ पे। अब चलिएगा, हमने स्टोरमा को डिटेक्ट किया कि भाई ये सेल क्या रिलीज कर रही है, इनमें बैठा क्या है। तो हमने देखा यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स है बेटा जी। हमने एक हार्मोन का नाम रखा बेटा जी यहाँ पे T4, और एक का हमने नाम रखा यहाँ पे T3। इसमें 2 डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स है दैट आर सीक्रेटेड बाय द कुबोडियल एपिथेलियल। अब T4 क्या है, तो इनका नाम T4 T3 का मतलब क्या है, तो हमने कहा बेटा ये नाम है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच विद द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो हमने इसका नाम लिखते हैं यहाँ पे, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा जी हॉर्मोन्स की बातें। फोलिकल सेल सीक्रेट 2 हार्मोन। मैंने पहला लिखा बेटा जी T4, इट इज नोन एज थायरोक्सिन हार्मोन। याद रखना बेटा ये आपके लिए एक और क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर के लिए। पेपर में कहा जाए थायरोक्सिन कौन सा हार्मोन, तो T4 इज नोन एज थायरोक्सिन हार्मोन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। T3 इज नॉट ए थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कौन है बेटा, यहाँ पे T4 है। अब इसका नाम T4 क्यों है, मैं लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे टेट्रा आयोडो थायरोनिन, इसका नाम है। नाम देखिएगा बेटा जी टेट्रा आयोडो थायरोनिन। एक्चुअली क्या है, टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, उस टायरोसिन अमीनो एसिड से बेटा जी 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच है, तो क्या बन गए बेटा जी यहां पे टेट्रा आयोडो थायरोनिन। मैं लिख दूं बेटा जी यहां पे 4 आयोडीन molecule attached to tyrosine amino acid। तो आपको रोनित बेटा एक बात समझ में आनी चाहिए कि थायरोक्सिन इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ए अमीनो एसिड नोन एज टायरोसिन अमीनो एसिड। मैंने स्पेसिफिक बातें कर दी आपको यहाँ पे, और एक अच्छी बात बता दी मैंने आपको यहाँ पे कि थायरोक्सिन हार्मोन जो वो टायरोसिन अमीनो एसिड से बना है और उसके 4 आयोडीन की मॉलिक्यूल अटैच है, तो उसका नाम होता है T4। उसका नाम होता है बेटा यहाँ पे T4, मतलब उस पर 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच है। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा जी यहाँ पे दूसरा हार्मोन का नाम क्या है, तो आपने कहा सर दूसरे हार्मोन का नाम है T3। आई थिंक अब नाम समझ में आ गया होगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां टेट्रा है मतलब 4 अटैच है, मैं बोलूंगा ट्राई आयोडोथायरोनिन। वर्ड क्या बोलूंगा बेटा जी, ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो ट्राई का मतलब कितना है बेटा, बेटा कितना है ट्राई का मतलब 3। तो मैं कहूंगा अगर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच है तो वो कौन है, T3 है, और अगर 4 अटैच है तो वो क्या T4। हम T3 को कभी थायरोक्सिन नहीं बोलते। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा है बेटा जी, यहाँ पे T4 है, और यही आपके लिए क्वेश्चन है बेटा जी इन द कमिंग टेस्ट कि विच हार्मोन इज नोन एज थायरोक्सिन। तो याद रखना T4 इज नोन एज थायरोक्सिन। यहां की बात क्लियर है, और थोड़ा अच्छी बातें करते इसके साथ आपका यहां पे और अच्छी बातें करते हैं आपसे इनके बारे में। अगर हम सिक्रीशन की और बेटा जी अमाउंट की बात करते तो वो समझना यहां पे T4 is secreted in more amount than T3। मतलब T4 का सिक्रेशन ग्रेटर देन T3 है। ये हमने बातें की सिक्रेशन की। अब बातें करते एक्शन की। तो याद रखना T3 is more potent in action in comparison to
T4। एक्शन में ज्यादा अच्छा कौन है? T3 है। तो इसका मतलब T4 गेट चेंज इनटू T3 बाय रिलीजिंग ए आयोडीन मॉलिक्यूल। T4 बेटा जी चेंज हो सकता है T3 के अंदर। ठीक बात। अब एक छोटी सी बात को सुनना जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड बनते हैं, सिक्रीट होते हैं, अपने एक्शन को करते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। हमारी बॉडी कभी भी हॉर्मोन्स को स्टोर नहीं कर सकती, बट थायराइड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड एंड थायरोक्सिन इज द ओनली हार्मोन दैट कैन स्टोर विद इन द बॉडी। यही इकलौता हार्मोन है जो बॉडी में स्टोर हो सकता है। तो लिख दो इस बात को बेटा जी, T4 is the only hormone or thyroid is the only gland that store hormone विद इन बॉडी। आप ये भी कह सकते हो ये इकलौता हार्मोन है जो स्टोर होता है बॉडी में, या ये भी कह सकते हो ये इकलौता ग्लैंड है जो स्टोर करता है, बाकी कोई ग्लैंड बेटा जी हार्मोन्स को स्टोर नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द, इनके बारे में हमने बातें कर ली। यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई बात बेटा, खत्म अभी बातें नहीं हुई है, यहाँ पे कुछ और बातें भी होंगी यहाँ पे। अब उस बात को जरा समझना। वो बातें क्या समझनी है कि सर इस थायराइड ग्लैंड के बगल में यहां पे और भी कोई सेल प्रेजेंट है। तो मैं यहां पे वर्षा बेटे एक वर्ड यूज करता हूं। क्या वर्ड यूज करता हूं इनके लिए? पैरा। क्यों? क्योंकि वो पेरिफेरी में, उसके सराउंडिंग में। तो मैंने बोला पैरा फॉलिकुलर सेल, पैरा फॉलिकुलर सेल, कि भाई ऐसी सेल दैट इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द फॉलिकल। तो हमने उसका नाम क्या रख दिया यहां पे? पैरा फॉलिकुलर सेल। सर ये सेल क्या है? मैं कहूंगी ये भी एंडोक्राइन सेल है बेटा जी। दे सीक्रेट द अनदर हार्मोन नोन एज थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन। उसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे TCH। थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन बोलेगा। कोई दिक्कत है बेटा जी यहाँ पे? तो अब कोई पूछे आपसे थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन आएंगे, तो आप कहोगे सर थायराइड ग्लैंड सीक्रेट द 3 हार्मोन। इस जनाब से 3 हार्मोन आए हैं। कौन कौन से बेटा जी? यहाँ पे आपने देख लिया सर TCH यानी कि थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन। खाली आप उसे कैल्सिटोनिन हार्मोन भी कह सकते हो बेटा जी। सर ये हार्मोन है जो वहां से निकल के T3 और T4, टोटल कितने हार्मोन है? 3 हार्मोन है सर। अब इनका एक्शन क्या है? तो बातें करते हैं बेटा जी अबाउट देयर फंक्शन। अब देखिएगा T4 और T3 दोनों का फंक्शन एक है, बस दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। और T4 T3 में कन्वर्ट हो सकता है, बट दोनों का फंक्शन कैसा है यहाँ पे? सेम है। क्या फंक्शन है जरा समझना बेटा जी। पहला फंक्शन बेटा जी, इट मेंटेन BMR and cause metabolism of carbohydrate, fat and protein। बेटा जी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट वगैरह का मेटाबॉलिज्म करवाने में हेल्प कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड जो हमारे T3 T4 हार्मोन है, ये हमारी हेल्प करते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट मेंटेन द BMR। अब BMR क्या होता है? तो मैं कहूंगा बेटा ये होता है बेसल
मेटाबॉलिक रेट, कि जिस रेट पे हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, चीजें सिंथेसाइज होती है, उस रेट को मेंटेन करने का सारा काम कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे ये T3 और T4 हार्मोन करते हैं, यानी कि हमारा थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन है पहला बेटा जी। दूसरा फंक्शन, इट रेगुलेट और इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। इस पॉइंट को याद रखना बेटा जी, ब्रेन का डेवलपमेंट में भी इस हार्मोन का बड़ा योगदान है। आपको जब मैंने कहा था ग्रोथ हार्मोन का ब्रेन के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वहां पे जो ड्वार्फिज्म हुआ था तो आपने कहा था छोटी हाइट है बट मेंटली वो वेल डेवलप है, कहा था आप लोगों ने। बट यहां पे समझिएगा बेटा जी, ये जो है ब्रेन के डेवलपमेंट में योगदान करता है। इवन यहां पे ये गोनाड्स के डेवलपमेंट में भी क्या करता है बेटा जी? योगदान करता है। मैं कहूंगा बेटा रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड गोनाड्स, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट होने में और बेटा जी ब्रेन के डेवलपमेंट होने में हार्मोन कौन सा हेल्प करता है बेटा जी? T3 और T4 का ये फंक्शन है बेटा, थायरोक्सिन का ये फंक्शन है, यानी कि थायराइड ग्लैंड का ये फंक्शन है बेटा जी। ठीक बात है। अगला बेटा जी, अगर हम और अच्छी बात को समझें तो मैं कहूंगा अब अगर ये मेटाबॉलिज्म करेगा तो बॉडी में टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि थर्मो रेगुलेशन भी इसका क्या है बेटा जी? एक्शन है। जो हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट एक्ट एज थर्मो रेगुलेटर एंड मेंटेन (37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ बॉडी। पक्का? चलिए गई बातें हो गई। एक छोटा सा इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा, ये पिछले लास्ट ईयर आपके उसमें आया था, क्वेश्चन आया था ये, तो आपके जो आरपीएस के जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें आया था, तो उस क्वेश्चन को याद रखना बेटा जी। यहां पे इट कोज मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल इनटू अडल्ट इन फ्रॉग। समझो जरा बात को। आप ये कहते हो सर फ्रॉग का जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब उसके सर अलग अलग स्टेज आते हैं। तो हम ये कहते हैं उसमें एक स्टेज आता है बेटा जी टैडपोल का स्टेज, और टैडपोल जो है वो कन्वर्ट होता है अडल्ट में। तो टैडपोल का अडल्ट में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा जी? यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस होना डिपेंड करता है फ्रॉग के अंदर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। तो एक क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर के अंदर, इफ thyroid gland is removed in the frog then what will happen? क्या होगा? उसका कभी मेटामॉर्फोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब उसकी बॉडी में कभी टैडपोल जो है बेटा जो कभी अडल्ट नहीं बनेगा। अगर हमने एक टैडपोल का थायराइड ग्लैंड को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, तो भैया जी ये काम टोटली क्या हो जाएगा? वहां पे अब्सेंट हो जाएगा। तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भैया जी बहुत बार आपके एनटीएससी में भी आ जाता है मेरे भाई यहाँ पे, और आपके बेटा जी यहाँ पे आपके जो कमिंग टेस्ट उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। दीज आर द 4 फंक्शन रिगार्डिंग द थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन उसका और है, वो और बता देता हूं आपको यहाँ पे, फिर भैया जी बात खत्म हो जाएगी। आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे, ज्यादा बोर नहीं करेंगे आपको। समझ रहा हूं आप लोग मोबाइल पे पढ़ रहे हो, लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते आप लोग थक जाते हो, बट क्या करें बेटा, यही एक माध्यम है आप और हमारे बीच कनेक्ट होने का। चलेगा, तो अब हम बेटा जी बातें करते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ द कैल्सिटोनिन हार्मोन या पीसीएच कह सकते हो, थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो समझिएगा इसका नाम क्या है, इसको हम क्या, इसके क्या फंक्शन है। ये हार्मोन का मेनली काम होता है बेटा जी, कैल्शियम का लेवल जब ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो उसे लोअर करने का काम करता है बेटा जी। तो मैं लिखूंगा पहले यहां पे, इट लोअर द कैल्शियम level in blood by increasing calcium absorption by bone।
समझिएगा बेटा जी, हमारी बोन्स जो होती है वहां पे कैल्शियम फॉस्फेट बेटा जी आपका यहाँ पे सोल्ट है जो बैठा हुआ है, तो ये क्या करता है जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो ये एक्सेस ऑफ कैल्शियम को बेटा जी यहाँ पे डिपॉजिट करा देता है ऑन द बोन। तो अब अगर सोचिएगा एक्सेस ऑफ कैल्शियम अगर बोन पे जमा हो जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं कहूंगा हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम लेवल। ये कैल्शियम के लेवल को मेनली क्या करता है यहाँ पे आपका लोअर करता है कैल्शियम के लेवल को विद इन द ब्लड। बट आपको बता दो बेटा जी कैल्शियम को रेगुलेट करने में इट इज नॉट द ओनली हार्मोन दैट इज रेस्पॉन्सिबल। अभी आपका एक ग्लैंड और आएगा और उस ग्लैंड का नाम आएगा बेटा जी पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो इसी थायरॉइड ग्लैंड के पास ही बैठा होता है। और वहां से भी एक हार्मोन आएगा जो हार्मोन बेटा जी रेगुलेट करेगा, जो हार्मोन बेटा जी रेगुलेट करेगा यहाँ पे आपका कैल्शियम लेवल को। बट वो हम जब अगला ग्लैंड पढ़ेंगे तो बातें करेंगे। बट फिलहाल आप एक बात को समझ लो बेटा जी यहाँ पे इट लोअर द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। कैसे लोअर करता है? इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम ऑन द बोन। ओके, एक वर्ड को थोड़ा चेंज करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में TCH मत बोलो, इसको आप बोलो बेटा जी यहाँ पे TCT, ऐसा बोलो अब ज्यादा बढ़िया रहेगा। कैल्सिटोनिन, तो टी वर्ड यूज किया है आपका टोनिंग का, TCT यूज करो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है क्योंकि आगे जाकर हम एक वर्ड और यूज करेंगे आपके अगले लैंड के लिए, तो वहां फिर कंफ्यूजन होगा। तो यहां पे आप वर्ड यूज करो TCT इज द कंपेयर टू ठीक नाम। अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो तो वैसे आप नाम पूरा याद क्या रखोगे, थायराइड कैल्सिटोनिन, या फिर क्या बोलो इसे कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसका सिर्फ यही फंक्शन आपको बता रहा हूं, बट मैं इसकी दोबारा बातें करूंगा। कब करूंगा दोबारा बातें यहाँ पे? जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो इसका एक्शन उससे कैसे डिफर करता है तो हम उसे कंपैरिजन में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिएगा, अभी मैं उस ग्लैंड को शुरू नहीं करता वरना फिर आप बोर हो जाएंगे, ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो मैं आज का यही रोकता हूं। आपने क्या क्या पढ़ लिया बेटा जी यहाँ पे? आपको मैंने थाइमस ग्लैंड के बारे में बताया, पेंक्रियास के बारे में बताया, और बेटा जी यहाँ मैंने बातें की थायराइड ग्लैंड की। उससे 3 हार्मोन आते हैं बेटा जी। 3 हार्मोन में मैं कहूंगा फंक्शन के व्यापक 2 ही हार्मोन है, T3 T4 था इंटर चेंज करने वाले फॉर्म है बेटा जी। थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन वो आपको नहीं जाने क्या फंक्शन होते हैं। और बेटा जी यहाँ पे कैल्सिटोनिन का आपने एक फंक्शन जान लिया कि इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम बाय लोअरिंग द कैल्शियम लेवल विद इन द ब्लड बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम ऑन द बोन। सो इट्स ऑल अबाउट द कैल्सिटोनिन हार्मोन फंक्शन एंड ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। पढ़ते रहिएगा बेटा जी, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा काम करना है। आपको यहाँ पे पर डे के 2 लेक्चर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये कंपलसरी है बेटा जी, क्योंकि अपना टेस्ट होने वाला है अगले वीक में, तो भाई उससे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। चलेगा, थैंक यू बेटा।